हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यूमेरिकल, वो इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने एक इसी चैप्टर का एक वन शॉट दिया है, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूले के बारे में बताया है। न्यूमेरिकल करने से पहले उस वन शॉट को आप देख लें, जिससे कि आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले पता चल जाए। इस वाली वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही देखने हैं, जो हमारे टोटल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बार बार जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आउट ऑफ 60 वोट एंड 40 वोट लैंप्स। एक हमारे पास 60 वोट का लैंप है और एक हमारे पास 40 वोट का लैंप है। ठीक है, तो 60 वोट और 40 वोट के लैंप में कौन से वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें कि ऐसा क्वेश्चन जो है हम ओरली भी कर सकते हैं, और वो ये है कि जिसके अंदर पावर कम होती है उसके अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो 60 वोट में और 40 वोट में अगर हम देखें तो 40 वोट वाले में रेसिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। मैथमेटिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो हमारा पावर है एट कांस्टेंट पोटेंशियल, जो हमारी पावर है वो है बी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से अगर मैं रेसिस्टेंस निकालूं तो आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, पी। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिससे हमें ये बात पता चलती है कि जिसके अंदर पावर कम होगी उसके अंदर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसमें 40 वोट वाला जो है 40 वोट लैंप वो ज्यादा रेसिस्टेंस रखेगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट एक नंबर में न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है, टिक द करेक्ट में ऑप्शन दे सकता है कि ये होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, वो है ए चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 मिनट। एक वायर के अंदर 1 मिनट में 150 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो बताइए उसके अंदर करंट क्या आएगा। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया कि करंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो चार्ज आपको दिया हो। अगर चार्ज ना देके वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज दिया है तो हम सीधा सीधा करंट का फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहां से जो हमें टाइम लेना है वो टाइम जो है वो हमें सेकंड में रखना पड़ेगा। जो हमें टाइम दिया हुआ है वो है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 60। तो आई इज इक्वल टू चार्ज हुआ हमारा 150 कूलम और टाइम हुआ 60 सेकंड। कैंसिल करेंगे, आई इज इक्वल टू 15 अपॉन 6, इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो आई इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 5/2, और 5/2 को कैंसिल करेंगे तो वो बनेगा हमारा 2.5 एम्पियर। तो इसके अंदर जो करंट होगा वो 2.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वोट ऑपरेट 6 आवर पर डे। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है जो 800 वाट का है और वो एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है। तो बताइए उसकी कितनी कॉस्ट बैठेगी एनर्जी की 30 दिन की, अगर वो 3 रुपए पर यूनिट उसका रेट है। तो 3 रुपए पर यूनिट रेट है। पहले आप क्या करो, पहले आप टोटल एनर्जी निकाल लो। तो टोटल एनर्जी हमें 30 दिन की चाहिए। अब टोटल एनर्जी अगर हमें 30 दिन की चाहिए तो 30 दिन के लिए निकालने के लिए पहले हम एक दिन की इसमें एनर्जी निकालेंगे। एक दिन की एनर्जी निकालेंगे, तो एक दिन की एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पे सीधा एक बात और देखेंगे कि अगर आपको यूनिट में निकालना है तो यूनिट का मतलब होता है किलोवोट हावर। तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवोट में, और टाइम किस में होना चाहिए, हावर में। तो पहले जो हमें पावर दी हुई है, पावर 800 वोट है, हम इसको किलोवोट में कन्वर्ट करेंगे। तो 800 अपॉन किलोवोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करा, पावर आ गई 0.8 किलोवोट। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो है 6 घंटे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे कितने, एक दिन के लिए। तो एनर्जी इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी होगी। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर जो है वो है 0.8 और टाइम जो है वो है 6।
तो ये आया 4.8 किलोवाट आवर। इसका मतलब एक दिन में 4.8 किलोवाट आवर एनर्जी होगी। टोटल हमें कितने दिन में निकालनी है? 30 डेज में। तो एनर्जी इन 30 डेज, एनर्जी इन 30 डेज, अगर हमें 30 डेज में एनर्जी निकालनी है तो हम 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 4.8, यहां से पॉइंट हटाएंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 48 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14, तो 14 किलोवाट आवर 30 डेज में एनर्जी आ जाएगी। किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं? यूनिट। इसका मतलब 144 यूनिट्स बैठेंगी 30 डेज में। अब हमें क्या करना है? कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट के लिए हमें रेट तो दिया हुआ है कि एक यूनिट जो है वो 3 रुपए की, तो 144 कितने की होंगी? तो टोटल हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस्ट इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहां से आपका जो है वो कोस्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, इतने रुपए उसकी कोस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा आगे वाला क्वेश्चन है 3 रेसिस्टर ऑफ 10 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम, इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर दो से अधिक रेजिस्टेंस है तो उनको आप रेसिप्रोकल करके ऐड करो, और दो है तो प्रोडक्ट अपॉन सम वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर एक ही जैसे हैं तो रेसिस्टेंस अपॉन नंबर वाला लगाओ, पीछे वन शॉट में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दो से ज्यादा रेसिस्टेंस है और उनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना? उनका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करके उनका ऐड करना है, तो वो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे देगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5। यहां पे हम क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, 30 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6। तो 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 6 to 8 और 3 11 अपॉन 30। हमें 1 अपॉन आर ई क्यू नहीं चाहिए, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ई क्यू क्या बनेगा? आर ई क्यू हो जाएगा 30/11। ये 30/11 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसके अंदर आ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया है निक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हमारा एक निक्रोम वायर है जिसके अंदर रेसिस्टेंस जो था, जिसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कितने का है? 10 ओम का है। तो वो कह रहा है कि रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा जब उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए? डबल। तो एक बात आपने पढ़ी होगी कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ के रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ दुगनी हो गई है तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो फर्स्ट में न्यू रेसिस्टेंस, जो नया वाला रेसिस्टेंस होगा, न्यू रेसिस्टेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो नया वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 ओम। इसके दूसरी वाला अगर हम फैक्टर देखते हैं तो वो है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा, और रेडियस घटेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पे बोला है सेकंड में अगर केवल डायमीटर को ही दुगना कर दें तो क्या होगा? तो जितना इफेक्ट डायमीटर से पड़ता है उतना ही इफेक्ट रेडियस से पड़ता है। तो रेडियस डबल दे या डायमीटर डबल दे, दोनों की बात क्या रहेगी? सेम। तो जब हम उसका डबल करेंगे तो डबल का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो नया वाला रेसिस्टेंस, जो न्यू रेसिस्टेंस है, न्यू रेसिस्टेंस वो हमारा हो जाएगा 1/4 टाइम्स किसका? 1/4 जो पहले रेसिस्टेंस था, पहले था 10। तो अब आप इसको करोगे तो ये आएगा 2.25 ओम।
2.25 ओम हमारा नया रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर दिया है तो डायमीटर रेडियस में दोनों में तरीका सेम रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेडियस रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, या लिख सकते हो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वोट। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें एनर्जी जो 840 वोट की है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम एंड 360 वोट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। तो अगर हम 840 वोट ले तो हीट जो है वो मैक्सिमम होगी और 360 लें तो मिनिमम होगी। वोल्टेज दोनों में 220 दिए गए हैं, तो बताइए दोनों में रेसिस्टेंस कितना होगा और दोनों में आपका करंट कितना होगा। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक कंडीशन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं, उसी की तरह आप दूसरी वाली कंडीशन अपने आप कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट में जो पावर दी गई है वो 840 वोट है, ठीक है, और जो वोल्टेज दिए गए हैं वो 220 है। हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है और हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना है। और दूसरे वाले में भी सेम है, बस पावर चेंज है, बाकी सब यही रहेगा। तो पहले हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P इजिकल टू वी आई, यहां से हम करंट निकालेंगे I इजिकल टू P अपॉन V। अगर हमें करंट निकालना है तो इसके अपोन में चला जाएगा। I इजिकल टू पावर हुई 840 और यहाँ पे वोल्टेज हुए 220, कैंसिल करा। I इजिकल टू 84 अपॉन 22, कैंसिल कर दोगे 11, ये आ जाएगा आपका 42। तो करंट जो है वो आया 42/11 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस और निकालना है। तो हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं कि P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से R इजिकल टू, ये R क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर गया, P आ जाएगा इधर, तो ये हुआ वी स्क्वायर अपॉन P। तो R इजिकल टू रेसिस्टेंस है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन जो पावर है वो है 840, 0 से 0 कैंसिल, रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 84। यहां से आप इसे सोल्व करोगे तो आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से के सेकंड का भी आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कोई न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना है और ठीक तरीके से समझना है। सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, इसमें है फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम। आपको रेसिस्टेंस निकालना है जो इस सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है ए और बी के बीच में। अगर मान लो आप यहाँ पे हैं तो आप पहले इस वाली डायरेक्शन में गए, जब आप इस वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे 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 घूम के यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे रहे सीरीज में, और ये वाला रेसिस्टेंस इसके कैसे हुआ पैरेलल में। अगर हम इस वाले सर्किट को मॉडिफाई करके बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 3 रेसिस्टेंस जो हैं ये हो जाएंगे हमारे सीरीज में और इन्हीं के पैरेलल में एक ये सिंगल रेसिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम का, ये रेसिस्टेंस 2 ओम का, ये रेसिस्टेंस 2 ओम का और ये सिंगल वाला 6 ओम का रेसिस्टेंस है। अब मैं इनका नाम रख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं A, इसको लिख लेता हूं B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो पहले हम टोटल रेसिस्टेंस ए बी आर्म में निकालेंगे। तो ए बी वाली आर्म में टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेसिस्टेंस इन आर्म ए से बी वाली आर्म हमने यहाँ पे ले ली है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस इसमें आएगा 6 ओम, क्योंकि सीरीज में सारे के सारे हमें ऐड करने हैं। अब सी डी वाली और ए बी क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो नेट रेसिस्टेंस इन सर्किट, नेट रेसिस्टेंस इन सर्किट में नेट रेसिस्टेंस कैसे आएगा। तो एक रेसिस्टेंस तो ये हमारा 6 ओम है ही है,
और एक इन तीनों से मिलके भी ये 6 ओम बना। अब ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हमारे पैरेलल में। तो अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर एक जैसे हैं तो रेसिस्टेंस अपॉन नंबर। तो रेसिस्टेंस कितने का है, 6 का है, कितने 2, 2 से कैंसिल करोगे तो इस सर्किट के अंदर टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेसिस्टेंस आएगा हमारा 3। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वोल्ट। एक बल्ब है जिसपे वोल्टेज है 200 और पावर जो है वो क्या है 100 वोल्ट है। तो एक बल्ब है जिसपे वोल्टेज है 200 वी और जो उसकी पावर दी हुई है वो पावर है 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट पावर दी हुई है, इसमें बोला आप रेसिस्टेंस निकालिए। तो पहले हम इतना ही क्वेश्चन करके और इसके ही रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R इज इक्वल टू आएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो R इज इक्वल टू V की जगह हम वैल्यू रखेंगे 200, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, अपॉन पावर 100, कैंसिल। तो रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 400 ओम। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो आएगा वो 400 ओम आ जाएगा। उससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, 5 सच बल्ब्स बम फॉर 4 आवर डेली। ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे चलते हैं एक दिन में। कितने बल्ब हैं 5, एक दिन में कितने चल रहे हैं 4 घंटे। तो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे। तो यूनिट में ये बताइए कितनी एनर्जी उसमें खर्च होगी एक दिन में। तो पहले आप क्या करो, एक बल्ब में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसे निकाल लो और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो 5 के साथ, तो पांचों बल्ब की निकल जाएगी। वो कह रहा है कि यूनिट में निकालनी है, अगर यूनिट में निकालनी है तो पावर होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए घंटे में। तो जो पावर हमें दी हुई है वो पावर है 100 वोल्ट। अगर मैं इसको किलोवाट में करूं तो 1000 से करना पड़ेगा हमें डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगी 0.1 किलोवाट। पावर हमारी कितनी आ गई 0.1 किलोवाट आई। जब ये 0.1 किलोवाट आ जाएगी तो हम यहां निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम बाई वन बल्ब इन वन डे। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर है 0.1 और टाइम है कितना 4, तो 0.4 किलोवाट हावर पावर आई। किलोवाट हावर को ही क्या कहते हैं यूनिट। इसका मतलब एक बल्ब एक दिन में 0.4 यूनिट लेता है। अगर हमें टोटल कितने बल्ब है हमारे पास 5, तो एनर्जी कंज्यूम इन 5 बल्ब, एनर्जी कंज्यूम इन 5 बल्ब। तो 5 बल्ब में अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो 5 से हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 0.4 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर वो कह रहा है कॉस्ट निकालिए एक ही दिन की। अगर एक यूनिट 4 रुपए की है तो एक दिन में कितनी कॉस्ट बैठेगी, एक दिन में कितनी यूनिट बैठ रही है 2। तो जब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 4 रुपए, तो 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम निकालें कॉस्ट, तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। तो कॉस्ट जो है वो एक दिन की उनकी 8 रुपए की बैठ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो जब भी यूनिट में निकालना हो तो एनर्जी किलोवाट हावर में आनी चाहिए। किलोवाट हावर में जब आएगी जब पावर किलोवाट में और टाइम हो घंटे में। यहीं पे कह सकता है कि इसको जूल में निकालिए, तो किलोवाट हावर में निकालने के बाद आप जूल में निकाल सकते हो। कैसे कैसे 3.6 10 टू द पावर 6 की मल्टीप्लाई कर दो यूनिट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जूल में हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक कंडक्टर है ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द 6 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैंप और एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। तो एक तो लैंप हो गया और एक हो गया कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जो ये कंडक्टर है,
इस कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो रेसिस्टेंस है कितने ओम का, 4 ओम का। और एक है लैंप, और लैंप के अंदर जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लैंप के अंदर जो रेसिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। और उनको कनेक्ट किया है एक 6 वोल्ट बैटरी से, तो वोल्टेज कितने दिए, 6 वोल्ट। तो जो हमारा लैंप है वो 0.25 एम्पियर करंट उत्पन्न करता है, 0.25 एम्पियर करंट इसने यहां पे उत्पन्न किया। तो बताइए लैंप के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो शुरू में हमने क्या करा, शुरू में हमने कंडक्टर लगाया और उसके बाद एक लैंप लगाया, इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। और वो बैटरी जो है वो है 6 वोल्ट की, ठीक। अब यहां पे एक बात हमें समझनी है कि ये दोनों सीरीज में है, ये कितने का है, 4 ओम का, ये कितने का है, आर का। करंट कितना निकला, 0.25 एम्पियर। जो करंट यहां से निकला है वो करंट किस में गया है, लैंप में। अगर लैंप में गया, दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। अगर सीरीज में करंट है तो जितना करंट इसको मिला है उतना ही करंट इसको मिला है, और उतना ही क्या है, टोटल करंट। तो ये जो लैंप को मिल रहा है ना, जो लैंप को मिल रहा है वो टोटल करंट ही है, क्योंकि सीरीज में करंट अलग अलग नहीं जाता है। तो टोटल करंट जो होगा वो 0.25 एम्पियर ही होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, इसको ठीक तरीके से समझ लें। तो जैसे इसके अंदर अगर 0.25 एम्पियर दे रखा है, ये है सीरीज में कनेक्ट। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसके अंदर भी 0.25 एम्पियर ही पास होके आ रहा होगा। तो ये बैटरी टोटल ही करंट 0.25 एम्पियर निकाल रही है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ इसमें, टोटल रेसिस्टेंस जो हुआ वो हो गया, ये दोनों सीरीज में 4 प्लस आर, 4 प्लस आर ओम। अब आप यहां पे क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह वैल्यू रख दोगे, V कितना है, 6, करंट है 0.25, R का मतलब है टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस है 4 प्लस आर। हम क्या करेंगे, इसको इसके अपोन में ले आएंगे, यहां पे आएगा 6 अपॉन 0.25, 6 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 4 प्लस आर। यहां से पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा, कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 100, तो 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 4 प्लस आर। इस 4 को इधर ले आओगे तो 24 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 20। तो रेसिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम। तो उस लैंप के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम है। ये ध्यान रखें दोनों सीरीज में है, तो इतना जितना इसमें करंट आया है उतना ही इसमें आएगा, और उतना ही बैटरी यहाँ पे निकाल रही होगी। तो करंट चाहे लैंप में दे, चाहे टोटल करंट दे, या करंट किस में दे, कंडक्टर में, आपको यही वैल्यू तीनों के लिए सेम रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्किट हैज ए लाइन ऑफ 5 एम्पियर। एक सर्किट है जिसके अंदर 5 एम्पियर की लाइन है। हाउ मेनी लैंप ऑफ रेटिंग, कितने लैंप रेटिंग करेंगे जो जिन पे 440 वोल्ट और 220 वोल्टेज कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली। इस लाइन पे कितने लैंप चल सकते हैं आसानी से, वो आपको बताना है। तो पहले आप एक काम करो, यहाँ पे जितने भी हमारे नंबर ऑफ लैंप हैं उन नंबर ऑफ लैंप को ले और उनके अंदर रेसिस्टेंस निकालो, और वो रेसिस्टेंस निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, वहां से देखना है कि इसमें कितने लैंप हमारे चल सकते हैं। तो पहले आप क्या करो, एक लैंप के अंदर ही निकाल लो कि उसमें कितना करंट आएगा। तो पहले आपने यहाँ पे लिखा पावर, पावर हो गई कितनी, 40 वोल्ट, वोल्टेज कितने हो गए 220। तो यहां से आपने पावर का फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू वी आई। यहां से आपने करंट निकाला, I इज इक्वल टू क्या हुआ, P अपॉन V। तो I इज इक्वल टू P हो गया हमारा 220, और ये हो गया P जो है वो P हुआ हमारा 40, और ये हुआ 220, ठीक। तो यहां से एक के अंदर ये इतना करंट आया। अब टोटल करंट हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर, तो वो टोटल करंट सभी को देना होगा। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ लैंप, लेट द नंबर ऑफ लैंप्स इक्वल टू n। तो एक, अगर मान लो एक के अंदर करंट
आधा एम्पियर आता, दो के अंदर कितना था 1, 3 के अंदर कितना था 1.5, 4 के अंदर कितना था 2। तो अगर हमें टोटल यहाँ पे निकालना है तो टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, और वो किस में जा रहा है लैंप में, तो n मल्टीप्लाई एक लैंप में जो है 40/220 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या रखना है 5 रखना है, और यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी, जो n की वैल्यू आएगी उतने ही वो ठीक तरीके से वहां पे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.001 सेंटीमीटर रेडियस। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वायर है जिसकी रेडियस 0.01 सेंटीमीटर दी हुई है, उसके अंदर रेसिस्टेंस 10 ओम देखा गया। तो रेसिस्टेंस कितना है पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस है 10 ओम, और जो रेडियस दी हुई है वो रेडियस है 0.01 centimeter. If the resistivity of material of the wire is 50 into 10 to the power minus 8, जो उसमें जो वायर है उसकी रेसिस्टिविटी दी हुई है, रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं रो, तो रो इज इक्वल टू है 50 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, वही रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेसिस्टेंस का होता है, और वहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हमें क्या निकालनी है लेंथ, अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर ए अपॉन में आ जाएगा रो, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू आर ए की जगह पे मानेंगे एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। तो नाउ लेंथ विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस कितना 10, पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.01, तो यहाँ पे जो रेडियस दी हुई है वो 0.01 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 10 टू द पावर माइनस 2, 10 सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करें तो मीटर में हो जाएगा, 100 को बोलेंगे डिवाइड करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 2। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेके जाऊं तो टोटल रेडियस बनी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, तो इसको हम सीधा रखेंगे 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, तो इसकी रेडियस जो आ रही है वो आ रही है 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रेडियस की जगह यहाँ रख दिया 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हमने इसकी वैल्यू रखी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो लेंथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3.14 और 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारी निकल जाएगी मीटर में, तो 10 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 50, इससे जीरो से इसे काट दीजिए, इसका डिवाइड कर दो तो लेंथ आई मीटर में। 100 से आप क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, आगे है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज 2.2 एम्पियर ऑफ करंट, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 2.2 एम्पियर करंट निकालती, मतलब करंट की वैल्यू जो दी हुई है I इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 2.2 एम्पियर, और उसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है 220, अगर वोल्टेज 220 है तो ये हुई हमारी V की वैल्यू, V इज इक्वल टू हुआ 220, पहले बोला है रेसिस्टेंस निकालिए फिर पावर, तो रेसिस्टेंस निकालिए और पावर निकालिए, तो रेसिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगाओ R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो R इज इक्वल टू वी आया हमारा 220 और करंट हुआ 2.2, यहां से पॉइंट हटाओ कितना आएगा 10, इससे कैंसिल करोगे 10, तो रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 ओम। जब रेसिस्टेंस आ गया तो आपको फॉर्मूला लगाना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो P इज इक्वल टू V है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन रेसिस्टेंस है 100, 0 0 0 0, तो पावर आई 22 मल्टीप्लाई 22, तो पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 484 वॉट।
22 की मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो 484 वाट पावर उसकी निकल जाएगी। समझ में आ रहे होंगे? सारे क्वेश्चन सही हैं। कुछ क्वेश्चंस आगे जो है वो और भी ज्यादा थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप वाले आ जाएंगे, जो लॉन्ग लॉन्ग में आपको मिलेंगे 3 मार्क्स में। ठीक है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टेंस इन फिगर। आपको क्या करना है? करंट निकालना है। आपको क्या करना है? आपको करंट निकालना है। अब करंट जो है वो चार, पहले आप करंट निकालोगे तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए और रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस है 4, हमें चारों का इक्विवेलेंट पहले रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि वोल्टेज जो है वो हो गए 3 वोल्ट। हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, आप यहाँ तक मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है I। अब यहाँ गए, इधर की तरफ गया करंट I1, इधर की तरफ करंट गया I2। तो I1 करंट इधर से होके इधर से होके इधर से आएगा, तो इन सभी के अंदर करंट कैसा रहा? I1। अब इन तीनों के अंदर करंट कैसा है? सेम है, तो ये कैसे रहेंगे? सीरीज में। और इसके अंदर करंट दूसरा अलग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल में। तो ये तीन तो है सीरीज में और ये वाला क्या है? पैरेलल में। अगर मैं इसको बनाऊं सर्किट डायग्राम को दोबारा से, तो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सर्किट डायग्राम को सिंपली कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखें, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें करंट सेम जा रहा है वो सीरीज में है। तो इसमें 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये भी क्या हुआ? 10 ओम। अब क्या है, ऊपर वाली आर्म में टोटल रेसिस्टेंस कितने का बैठेगा? 30 का। नीचे वाली में बैठेगा 10 का, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो तीनों को सम करके एक रेसिस्टेंस बना और नीचे वाले से एक रेसिस्टेंस हमारा बनेगा। तो ये हो गया हमारा कितने ओम का? 30 का। ये हो गया 10 का। अब ये दोनों कैसे आ गए? पैरेलल में। पैरेलल में अगर अलग अलग रेसिस्टेंस है तो उनका टोटल रेसिस्टेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है, और वो है टोटल रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो आप क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 30 10 जा 300 अपॉन ऐड कर दो 40। नेट रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करोगे 15 अपॉन में आएगा आपका 2। तो इतने ओम रेसिस्टेंस इस सर्किट के अंदर हुआ। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना करंट होगा। तो करंट निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 3 और R की वैल्यू है 15 अपॉन 2, तो 2 पर पहुंचेगा। तो करंट जो है I इज इक्वल टू करंट हो जाएगा 6 अपॉन 15। इसे 3 से काट दोगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इसके अंदर करंट जो आएगा वो आएगा 2/5 एम्पियर, मतलब कि 0.4 एम्पियर करंट हमारा यहां से आ जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर। आप 3 रेसिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस में जब मिनिमम रेसिस्टेंस करना हो तो उसमें पैरेलल में लगाएं, और मैक्सिमम रेसिस्टेंस करना हो तो उसको क्या लगाएं? सीरीज में। तो हमें रेसिस्टर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 3। पहला वाला रेसिस्टेंस कितने का? 6 का। दूसरा वाला रेसिस्टेंस भी कितने का? 6 का। और तीसरा वाला रेसिस्टेंस भी कितने का? 6। तो वो कह रहे हैं कि आपको कैसे कनेक्ट करना है जिससे कि टोटल रेसिस्टेंस क्या बन जाए? टोटल रेसिस्टेंस बन जाए इसका 9 ओम। किस तरीके से लगाए? अगर मान लो मैं सारे को सीरीज में लगा दूं तो 6 6 6 कितना आएगा? 18। अगर सारों को पैरेलल में लगा दिया तो पैरेलल में लगाने से 6 6 और 6, तो रेसिस्टेंस अपॉन नंबर, तो 6 अपॉन 3 तो आएगा 2। तो इसका मतलब सारे ना तो सीरीज में लग सकते हैं और ना ही सारे पैरेलल में लग सकते हैं। फिर कैसे करना है? तो पहले आप एक काम करो, आप अगर 2 को पैरेलल में लगाओ, 2 को पैरेलल में लगाओ तो 6 और 6 को पैरेलल में लगाओ तो 6 अपॉन 2 कट के कितना आएगा? 3। और उसके सीरीज में क्या लगा दो? ये उसके सीरीज में लगा दो 6। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो अगर आपको 9 ओम रेसिस्टेंस है तो पहले आपको 6 6 ओम के 2 लगाने हैं पैरेलल।
6 ओम के दो रेसिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में लगाए तो 6 ओम का ये 6 ओम का ये, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा 3, और उसके सीरीज में आपने फिर क्या जोड़ दिया, उसके सीरीज में जोड़ दिया हमने 6 ओम का, तो इस तरीके से बैठ जाएगा ये 9 का। तो R1 R2 को पैरेलल में लगाएंगे और उनके रिजल्टेंट जो आएगा उसके सीरीज में लगा देंगे R3, तो R1 R2 और ये हुआ R3, जिससे कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस 9 ओम बैठेगा। अब 4 ओम की बात करें, अगर हम 4 ओम की बात करें तो पहले मान लो हमने क्या करा, दो सीरीज में ले लिए, दो सीरीज में लिए तो दोनों सीरीज को लेने से उससे उसमें कितना आएगा 6 और 6 12, और उसके पैरेलल में हमने एक 6 का ले लिया, तो वहां से हमारा 4 ओम आएगा। देखो हमने क्या करा, ये पहले एक सीरीज में, ये सीरीज में दोनों लगा दिए, ये 6 ओम का और ये 6 ओम का, और इन दोनों के पैरेलल में एक तीसरा वाला रेसिस्टेंस हमने जोड़ दिया। इसके अंदर दोनों के अंदर कितना बैठेगा, इन दोनों के अंदर बैठेगा 12, सोल्व करके भी देख लेंगे, इन दोनों के अंदर क्या बैठा 12, और जो नीचे लग रहा है ये कितने का बैठा 6 का। अगर इसमें अगर आप टोटल रेसिस्टेंस निकालो तो फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 12 6 या 72 और 12 और 6 18, कैंसिल आउट करते हैं कितना आएगा 4 ओम। तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन तीनों से 9 लगाना है तो दो को पैरेलल में लगा के एक सीरीज में लगाना है, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम लगाना है तो दो को सीरीज में और उसी के पैरेलल में एक जोड़ देना है। आगे वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। ग्राफ वाला क्वेश्चन काफी आते हैं, इस वजह से ग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखा दिया है, कैसे होना है वो आप समझ लीजिए। तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग द ग्राफ, आपको ग्राफ का यूज करना है और आपको रेसिस्टेंस निकालना है। पहली बात, तो जब आप V और I ग्राफ खींचते हो तो V और I ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमें देता है क्या, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इसके अंदर जो हो जाएगा वो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, जो हमें ग्राफ दिया हुआ है उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो वी नो दैट रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर ग्राफ वाली बात आए तो ग्राफ में जितना वोल्टेज में चेंज हुआ है और जितना करंट में चेंज हुआ है उसके रेशियो से ही हमारा रेसिस्टेंस निकलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो R इजिकल टू V2 को मतलब है दूसरा वाला वोल्टेज, तो दूसरा वाला वोल्टेज कितना है 4 और पहला वाला वोल्टेज है 2, तो यहाँ आया 4 माइनस 2। दूसरा वाला करंट है 0.2 और पहला वाला करंट है 0.1, तो 4 माइनस 2 अपॉन 0.2 माइनस 0.1। तो नाउ रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 में से 2 गए तो कितने आएंगे 2, लॉन्ग में आएगा ये क्योंकि इसमें तीन तीन बात पूछ रखी है। तो R इजिकल टू हमारा आया 2 अपॉन यहाँ बचा 0.1, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, तो नाउ रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 ओम। तो यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस आया वो आया 20 ओम। अब दूसरे क्वेश्चन की बात आती है, दूसरे में बोला हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर और वोल्टेज 220। कितने 176 ओम के कितने रेसिस्टर पैरेलल में लगाए जाएं जिससे कि उनमें करंट जो है वो कितना आ जाए 5 एम्पियर 220 वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे भैया, पहले हम मान लेंगे कि उसके अंदर n रेसिस्टेंस लगा दिए हैं, n रेसिस्टेंस किस में लगा दिए पैरेलल में। देखो भाई, सपोज दैट n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और कितने ओम के हैं, सारे के सारे 176 के हैं। तो उसके अंदर टोटल रेसिस्टेंस कितना बैठेगा, उसके अंदर टोटल रेसिस्टेंस बैठेगा, अगर एक ही जैसे रेसिस्टेंस लगाए हैं आपने पैरेलल में तो उसका फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस अपॉन नंबर। फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस निकालने का, रेसिस्टेंस अपॉन नंबर। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस है हमारे 176 का एक और टोटल है n। हमें यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाना है, V इजिकल टू क्या होता है आई आर। तो V की जगह वैल्यू क्या रखोगे 220, I है हमारा करंट वो रखोगे 5 एम्पियर और रेसिस्टेंस हो गया 176 अपॉन n। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे
176 अपॉन n आपका रेसिस्टेंस आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये n इधर 220 इधर, तो n इज इक्वल टू ये आया 5 मल्टीप्लाई 176 अपॉन 220। आप इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कितना इसका आंसर आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 5 6 30, 5 7 35 और 3 38 और 5 1 5 और 3 8 अपॉन 220, 224 जा 880, n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमें 176 ओम के 4 रेसिस्टर लगाने पड़ेंगे पैरेलल में। करंट कितना होगा 5 एम्पियर और फिर वोल्टेज होंगे 220। ठीक है, इसमें अब थर्ड वाला पार्ट रह गया। थर्ड में बोला इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी, या सीधा हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो रेशियो भी कह सकते हैं हम कि जो एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है गिवन टाइम में, द एनर्जी कंज्यूम इन गिवन टाइम इज नोन एज पावर। और उसके बाद कह रहा है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पावर, पोटेंशियल एंड रेसिस्टेंस। इसका मतलब आपको ड्राइव करना है एक फॉर्मूला किसका, जिसमें आती हो पावर और क्या आता हो पोटेंशियल डिफरेंस और आता हो रेसिस्टेंस। तो हमें एक बात तो बताया कि पावर जो है वो किसके बराबर होती है, P इक्वल टू होता है VI। तो V तो यहाँ पे आ गया, अब रेसिस्टेंस और हमें बनाना है। ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो इस I की जगह आप क्या करोगे, ये V तो ऐसे रहेगा, इस I की जगह V अपॉन R रखोगे तो पावर बनेगी P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R रेसिस्टेंस, P पावर और V पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसमें पहले तो ग्राफ के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस पूछा है, फिर पूछा है कितने रेसिस्टेंस लगेंगे, और उसके बाद पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, मान लीजिए। आगे है टू आइडेंटिकल रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, मान लो आपके पास क्या है, दो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, दोनों के दोनों 10 ओम के, मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। तो पहला वाला 10 ओम का है, दूसरा वाला भी 10 ओम का है, दोनों को सीरीज में लगा दिया, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना। तो पहले मैंने यहां पे लिखा ये फर्स्ट कंडीशन है, दो रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये भी 10 ओम का और ये भी 10। तो केस फर्स्ट जो है ए में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये ए और ए का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में जो टोटल रेसिस्टेंस बैठेगा वो टोटल रेसिस्टेंस होगा 10 प्लस 10। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 टू द 20 ओम। इसके अंदर टोटल रेसिस्टेंस कितना बैठ जाएगा हमारा 20 ओम बैठेगा। सेकंड में कह रहा है कि अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए 6 वोल्ट बैटरी से तो उनकी पावर का रेशियो क्या आएगा, मतलब कि दोनों में आपको पावर की रेशियो भी निकालना है कि पहले में कोई पावर आ रही होगी बाद में पावर आएगी, तो पहले वाले में और दूसरे वाले में पावर का रेशियो क्या आएगा। तो पहले वाले में आप पावर निकालो, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब दोनों में वोल्टेज तो सेम है, तो वोल्टेज मैंने ऐसे ही रहने दिया, P इज इक्वल टू याद रख लो वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन रेसिस्टेंस कितना आया इसका 20, इसको क्या मान लिया फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को पैरेलल में लगाते हैं, ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का। अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनके अंदर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ये केस 2 है, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा रेसिस्टेंस अपॉन नंबर, इनके अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना बैठ रहा है 5। अब इस केस में पावर निकालो P2, तो P2 इज इक्वल टू V अपॉन R। तो P2 इज इक्वल टू वोल्टेज तो वही है 6 मल्टीप्लाई 6 और रेसिस्टेंस कितना हुआ 5, इसको क्या मान लो सेकंड। पहले आपने पहली कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस निकाला, फिर पहली कंडीशन की पावर निकाल ली, उसके बाद दूसरी कंडीशन में पैरेलल में लगा के उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाला और फिर उनकी पावर निकाल ली। अब हमें पावर में रेशियो निकालना, तो पहली वाली इक्वेशन को दूसरी से आप क्या करोगे डिवाइड, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, इधर भी दोनों को डिवाइड करोगे 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20 और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई अपॉन 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर P1 अपॉन P2 इक्वल टू 5 अपॉन
20, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो दोनों P1 और P2 का जो रेशियो आएगा वो आया हमारा 1:4। स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट हावर एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये कह रहा आपको रिलेशन निकालना है किलोवाट हावर में और एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की वो होती है जूल। इसका मतलब किलोवाट हावर और जूल में हमें रिलेशन निकालना है, जो मैंने पहले ही वन शॉट में निकाल के बता दिया है कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल। ये कैसे आया है पहले ही बता दिया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। एक हमारे पास तार है जिसके अंदर रेसिस्टेंस 20 ओम है। इज ड्रॉन आउट शो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। और इसको क्या कर दिया, इसकी लेंथ को दुगना कर दिया। तो इसके रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नई कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। एक बात आपको याद रखनी है, अगर एक वायर को ही खींच के दुगना करा है तो शॉर्ट फॉर्म में उसका फॉर्मूला बताता हूं। शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। नया रेसिस्टेंस कितना बनेगा अगर उसकी लेंथ को दुगना करा है, 3 गुना करा है, 4 गुना करा है, कैसे करा है, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला है आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आर एन का मतलब है जितने टाइम्स वो इंक्रीज किया है। आपने कितना इंक्रीज किया है, उसे इंक्रीज किया है, लेंथ इज इंक्रीज ट्वाइस। तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 आर। तो नया रेसिस्टेंस जो होगा 4 मल्टीप्लाई 20, तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा 80 ओम। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये बताइए कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी जब 9,000 कूलम चार्ज फ्लो करवाए जाए 1 घंटे में और उनके लिए वोल्टेज 50 हो। तो पहले आप क्या करो, यहां पे लिखो क्यू। क्यू जो है वो है 9600 कूलम। उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम है 1 घंटा, और 1 घंटे में जो टाइम में सेकंड होती हैं वो होती हैं 3600 सेकंड, क्योंकि मैं यहां पे जूल में एनर्जी निकालूंगा। और पोटेंशियल जो दिया है वो है 50 वोल्टेज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला जो है वो है एनर्जी निकालने का, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर जो है वो होता है V और I के बराबर, तो फॉर्मूला बना VIT। तो एनर्जी इज इक्वल टू V, तो ऐसे ही रहा क्योंकि V दिया हुआ है, I करंट दिया हुआ नहीं है बल्कि चार्ज दिया हुआ है, तो इस I की जगह हम क्या रखेंगे Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो V तो ऐसे रहा, I की जगह Q अपॉन T रखा, यहाँ पे T रखा, T से T कैंसिल, तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 50 और चार्ज है 96,000, तो इतने जूल मल्टीप्लाई कर दो, इतने जूल इसकी एनर्जी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक हमारे पास वायर है और उस वायर में जो रेसिस्टेंस है वो आर है, उसको बराबर 5 पार्ट में काट दिया जाता है और इन 5 पार्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल में। उनका जो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आता है वो आर डैश है। तो बताइए आर और आर डैश का रेशियो क्या आएगा। तो पहले हमने देखा कि एक वायर है, उस वायर के अंदर जो शुरू में रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है आर। इस वायर को 5 पार्ट में काटना है। हमने यहाँ पे वायर लिया और इस वायर को 5 पार्ट में बराबर बराबर काटना है। 1 2 3 5 पार्ट हो गए पूरे। अगर इसके अंदर पूरा रेसिस्टेंस आर था तो हर एक पार्ट में रेसिस्टेंस कितना आएगा, R/5, R/5, R/5,
r बाई 5 और r बाई 5। अब इनको हम कनेक्ट करेंगे किसमें, कनेक्ट इन पैरेलल। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, आर डैश। तो अगर सारे के सारे सेम रेसिस्टेंस हैं तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या है, रेसिस्टेंस अपॉन नंबर, मतलब कि R अपॉन 5 तो रेसिस्टेंस हो गया, टोटल कितने हैं 5, तो ये तो पूरा रेसिस्टेंस अपॉन नंबर। तो नया रेसिस्टेंस जो बनता है वो क्या दिया हुआ है, R डैश। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जगह R डैश आ गया और ये आया R अपॉन 25। उसने हमसे बोला आपको निकालना R अपॉन R डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये गया इधर, ये आया इधर, तो यहाँ आएगा 25 इज इक्वल टू R अपॉन R डैश। तो R अपॉन R डैश क्या आया 25, ठीक है।